जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम एक रीसेंट केस डिस्कशन करेंगे और ये रीसेंट केस बहुत ही सेंसिटिव इशू पर है। इशू है अबाउट द प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स। तो मैं जो आपके सामने वो केस डिस्कस करूंगी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एस्पेक्ट बताया कि जब भी कोई लॉ विच इज़ फॉर द पर्पस ऑफ सोशली एंड बेनिफिशियली लेजिस्लेशन, हाउ वी कैन गो टू कंस्ट्रू दैट पर्टिकुलर लॉ। तो यहाँ पर हम जो आपके साथ केस डिस्कशन करेंगे वो है दैट उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शर्मा दीक्षित AIR 2025। स्टूडेंट केस लेटेस्ट है। एक बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ व्हाट हैपेंड इन दिस केस। देयर वाज अ ओल्ड विमेन and she has executed a gift deed in favor of his son. All right, and the gift deed was saying that the property, which is an ex property, is to be given in terms of gift deed to her son. तो जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करा उस ओल्ड विमेन ने, उसको किसके फेवर में किया? अपने सन के फेवर में एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद जो इशू ये था कि उस पर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर विमेन claimed before the court of law that गिफ्ट डीड जो मैंने एग्जीक्यूट करा है वो इस कंटेक्स्ट पे किया था कि उसके जो सन है वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग हर लाइफ। बट व्हाट हैपन व्हेन एज लॉन्ग एज द डीड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, the son began to make omission to pay the maintenance. So what happened? The women said that मैंने जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया था सन को, पर्पस ये था कि वो मुझे ड्यूरिंग माई लाइफ मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब क्योंकि गिफ्ट डीड प्रॉपर्टी को लेके एग्जीक्यूट हो चुका था, जब गिफ्ट डीड में राइट्स ऑलरेडी सन को मिल गए, ही हेल्ड दैट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही डज नॉट गोइंग टू पे द मेंटेनेंस टू द विमेन। तो क्वेश्चन यह था कि यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शंस हैं। वन सेक्शन इज सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 of that particular law, which is Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007। इस पर्टिकुलर लॉ में जिन दो सेक्शंस का मैं रेफरेंस आपके सामने रख रही हूँ, उनका ऑब्जेक्ट ये था कि एक तरफ जहाँ सेक्शन 23 में ट्रिब्यूनल्स के पास ये पावर्स थी टू मेक एन इंटरप्रिटेशन कि जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई है वो गिफ्ट डीड वैलिड है या नहीं, विदाउट एनी क्वेश्चन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस क्रिएट की गई है या नहीं। अगर गिफ्ट डीड जेन्युइन है तो प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर गिफ्ट डीड जेन्युइन नहीं है, बाय फ्रॉड लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी और पर्सन ने सीनियर सिटीजन या ओल्ड सिटीजन से ले लिया है, तो वहाँ पर उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सारे राइट्स फिर से रिस्टोर हो जाएंगे ओनर के ऊपर, ओनर जो कि ओल्ड सिटीजन या पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर देयर वाज अ विमेन जिसको आप एपिलेट बोलोगे, तो यहाँ पर एप्लीकेंट ने ये कहा कि मैंने जो एक्स प्रॉपर्टी अपने सन के फेवर में एग्जीक्यूट की थी, उसके साथ ही साथ मैंने एक वचन पत्र भी एग्जीक्यूट करा था, जिस वचन पत्र में यानी अगर आप कहेंगे प्रॉमिसरी नोट में सन ने ये प्रॉमिस किया था टू हिज मदर दैट ड्यूरिंग हर होल लाइफ ही विल पे द मेंटेनेंस टू द मदर। लेकिन जैसे ही गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हो गई, सन के फेवर में आ गई, तो सन ने उस वचन पत्र में प्रॉमिसरी नोट में दिए गए प्रॉमिसेस को फुलफिल करने से मना कर दिया। दैट ओल्ड वुमेन वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल राइट्स दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस की जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी सन ने डिप्राइव कर दिया। तो यहाँ जो विमेन थी उन्होंने कोर्ट में अपील करा और कहा कि जो रिस्पोंडेंट है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने ऑलरेडी सन के फेवर में डिसीजन दे दिया था और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इसीलिए सन इज रिस्पोंडेंट एंड द अपीलेंट इज द मदर। इन्होंने ये चीज़ बोला कि क्योंकि वचन पत्र में या प्रॉमिसरी नोट में टर्म्स ये थे दैट ही विल ऑलवेज मेंटेन ड्यूरिंग हर लाइफ एंड ही डज नॉट डू सो, तो जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई है वो गिफ्ट डीड कैसी हो जानी चाहिए? वाइड हो जानी चाहिए, बिकॉज वी आर हैविंग द प्रोविजन ऑफ दीज टू सेक्शंस। द गिफ्ट डीड वाज एग्जीक्यूटेड अंडर द इन्फ्लुएंस दैट द सन इज गोइंग टू
पे द मेंटेनेंस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो चैलेंज था वो ये था कि इस पर्टिकुलर सेक्शन जो कि सेक्शन 23 और 24 है, इसको किस तरीके से कंस्ट्रू करें कि हम दैट पर्टिकुलर ओल्ड वीमेन के राइट्स को इंटरप्रिटेशन में ले लें। यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर ऑब्जर्वेशन दिया कि जिस लॉ को अगर आप कोई लॉ इंटरप्रेट कर रहे हो और अगर उस लॉ का पर्पस सोशल लेजिस्लेशन का है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन प्रोवाइड कराने का है, तो उसको आप जब भी इंटरप्रेट करोगे, जब भी कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन हमेशा पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑन व्हाट पर्पस दिस लॉ वाज ड्राफ्टेड। तो इस लॉ का बेसिकली पर्पस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस लॉ वाज प्राइमरली हैविंग द पर्पस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमें इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन भी करना पड़े सो दैट वी मे कवर द राइट्स ऑफ दीज पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, वी शुड गो ऑन। तो हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन करके ये चीज़ एक्सक्लूड नहीं करनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये बात तो नहीं लिखी है कि क्या गिफ्ट डीड के अदरवाइज अगर कोई पेपर एग्जीक्यूट हुआ है तो इसमें कवर होगा या नहीं होगा। यहाँ पर सन ने जो एलिगेशन लगाए थे वो ये थे कि ऐसा कोई भी वचन पत्र या प्रॉमिसरी डीड उसने कभी एग्जीक्यूट नहीं करा। गिफ्ट डीड वाज कम्प्लीटली लॉफुल, इट वाज एग्जीक्यूटेड व्हेन देयर वाज नो सच इन्फ्लुएंस, and when the property came to him it must not be restored back to the women. जबकि women, old lady was saying this statement that the son is not providing maintenance, therefore gift deed must be declared as void. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करा इस पर्टिकुलर जजमेंट में। उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शर्मा दीक्षित AIR 2025 में सेक्शन 23 और 24 ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंस्ट्रूड लिबरली and provided that particular gift deed was completely void, reason being that even though eventually there was no such terms expressly mentioned in the deed, but it is a primary duty of the children to provide the maintenance to the parents and senior citizens. So gift deed is declared to be void and the possession of the property was restored in favor of that old woman. So this is the historic and remarkable judgment in terms of the rights of senior citizens and parents. So this was the all which I was sharing with you, because as a law student we must be very careful about the rights of the parties as well as the people. So here I am winding up this case stating that whenever the Supreme Court or tribunals or any authority is to construe any law which is for the purpose of beneficially legislation, it should be construed liberally by the purpose oriented sense and provide the utmost good faith to the people for whom this law has been created. This is all for watching this. Thanks for watching. Subscribe for more content.